क्लास 10th फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर का पहले 2 वीडियो आपने यदि नहीं देखा है तो पहले उन्हें अवश्य देख लें और संभव हो तो नोट्स भी तैयार कर लें। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपने वो दोनों वीडियो देख लिया है और अच्छी तरह समझ भी गए हैं। आगे पढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे कुछ सवालों के जवाब स्वयं तैयार कर लें और स्वयं की जांच कर लें कि आपने कितनी अच्छी तैयारी की है। पिछले 2 वीडियो में आपने जो पढ़ा उनमें से ही ये सवाल है। पहला सवाल है, प्रकाश क्या है? दूसरा, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तीसरा, अंधेरी कोठरी में रखी वस्तु हमें कब दिखाई पड़ती है? चौथा, किरण किसे कहते हैं? पांचवा, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं अथवा किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश पुंज और किरण पुंज एक ही हुआ। छठा सवाल है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम बताइए। सातवां सवाल है, आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? आठवां सवाल है, अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? नौवां सवाल है, चंद्रमा आत्मदीप्त पदार्थ है या अदीप्त पदार्थ है? 10वां सवाल, प्रकाशीय माध्यम क्या है? ये कितने प्रकार के हैं? प्रश्न संख्या 11, पारदर्शी, पारभासी एवं अपारदर्शी पदार्थ क्या है? प्रश्न संख्या 12, छाया किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 13, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 14, परावर्तक सतह किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 15, परावर्तन कितने प्रकार के हैं? 16, आपतित किरण किसे कहते हैं? 17, परावर्तित किरण किसे कहते हैं? 18, आपतन बिंदु किसे कहते हैं? 19, अभिलंब किसे कहते हैं? 20, आपतन कोण किसे कहते हैं? 21, परावर्तन कोण किसे कहते हैं? संख्या 22, परावर्तन के नियम से आप क्या समझते हैं? प्रश्न संख्या 23, प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखें। 24, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 25, प्रतिबिंब कितने प्रकार के हैं? 26, वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है? प्रश्न संख्या 27, समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है अथवा समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं? प्रश्न संख्या 28, प्रतिबिंब का विपरिवर्तन एवं पार्श्व परिवर्तन क्या है? इन सारे सवालों का जवाब तैयार कर लें। ऐसा करने से आपकी अच्छी तैयारी होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण अर्थात मिरर। दर्पण क्या है? दर्पण उस सतह को कहते हैं जो एक निश्चित नियम के अनुसार प्रकाश को परावर्तित करती है। निश्चित नियम का मतलब हुआ, यदि कोई सतह है उस पे प्रकाश आ रही है, एक अभिलंब डाल दिए, प्रकाश यदि थीटा कोण के साथ आ रही है तो इस सतह से टकराकर
थीटा कोण के साथ ही वापस भी जा रही है। तो एक निश्चित नियम से आ रही है, जा रही है, माने प्रकाश परावर्तित हो रही है। तो इसी को कहते हैं कि निश्चित नियम से या एक नियम के तहत। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि दर्पण उस सतह को कहते हैं जो एक निश्चित नियमानुसार प्रकाश को परावर्तित करती है। अगला है दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण, जिसे प्लेन मिरर कहते हैं। दूसरा है गोलीय दर्पण, जिसे स्फेरिकल मिरर कहते हैं। और तीसरा है परवलयिक दर्पण, इसे पैराबोलिक मिरर बोलते हैं। बारी बारी से समझते हैं कि समतल दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है और परवलयिक दर्पण क्या है। यह एक समतल दर्पण है। जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब इधर से तक कलई किया हुआ है, नीचे वाले भाग को कलई कर दिए हुए हैं, रजतित कर दिए हैं, सिल्वर्ड कर दिए हैं। तो परावर्तक सतह इसका हुआ ऊपर वाला भाग। गोलीय, ये परावर्तक सतह प्लेन है, एकदम प्लेन सरफेस है, तो प्लेन मिरर बोलते हैं। जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ परावर्तक सतह एकदम समतल है, इसलिए इसे समतल दर्पण कहेंगे। अगला है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण अर्थात स्फेरिकल मिरर। जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। खोखले गोले का भाग के क्या मतलब हो गया, इसे और आगे अगर बढ़ाए ऐसे करके तो एक गोला बन जाएगा। ऐसे करके आगे बढ़ाए तो ये गोला बन जाएगा, तो गोला के एक भाग कहा जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि गोला के काट करके इसको बनाया जाता है, मतलब इसका आकृति इस टाइप का होता है कि अगर ढेर सारा दर्पणों को मिला दिया जाए तो एक गोला बन जाएगा। तो ये गोला का भाग होता है। गोला मतलब जैसे फुटबॉल हुआ। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। अब इस टाइप का है, बाहर से रजतित कर दिए, मैंने उभरा हुआ सतह से रजतित कर दिए तो दिखाई पड़ेगा धंसे हुए भाग से। ये परावर्तक सतह धंसा हुआ भाग हुआ। इसमें देखिए ये भी गोला का ही भाग है, लेकिन इसके भीतरी सतह को रजतित कर दिए, माने भीतरी सतह को सिल्वर्ड कर दिए, तो दिखाई पड़ेगा बाहरी सतह से। तो ये परावर्तक सतह इसका बाहरी हो गया। परावर्तक सतह जब धंसा हुआ भाग बनता है तब अवतल दर्पण कहते हैं, और परावर्तक सतह जब उभरा हुआ भाग बनता है तब उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे बाद में। अगला है परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण इस तरह से होता है, पूर्णतः यह गोल नहीं होता है। तो वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है परवलयिक दर्पण कहलाता है। ये देखिए पूरा गोल नहीं है, ये तो पूरा गोल ऐसा करके गोल हो जाएगा, ये पूरा गोल नहीं है, ये देखिए इस तरह से है, तो इसको बोलेंगे परवलयिक दर्पण। इधर दर्पण 3 प्रकार का हुआ। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण और तीसरा परवलयिक दर्पण। अब गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को कंकेव मिरर बोलते हैं, उत्तल दर्पण को कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके बाहरी सतह को अर्थात उभरे हुए सतह को रजतित करने पर अवतल दर्पण बनता है। ये अवतल दर्पण बना क्योंकि इधर से रजतित कर दिए, रंग दिए, तो परावर्तक सतह भीतरी सतह हो गया। प्रकाश का परावर्तन भीतरी सतह से होगा। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके भीतरी सतह को अर्थात धंसे हुए सतह को रजतित करने पर उत्तल दर्पण बनता है। तो ये हो गया उत्तल दर्पण, ये अवतल दर्पण हो गया और ये उत्तल दर्पण हो गया। अब समझते हैं अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में क्या फर्क है। गोलीय दर्पण के बाहरी सतह को रजतित करने पर अवतल दर्पण बनता है
भीतरी सतह को रचित करने पर उत्तल दर्पण बनता है। दूसरा अंतर क्या है? अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन भीतरी सतह से अर्थात धंसे हुए भाग से होता है और उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन बाहरी सतह से अर्थात उभरे हुए भाग से होता है। गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड विथ स्फेरिकल मिरर। इसमें हमें गोलीय दर्पण से संबंधित जो कुछ पद है, जैसे वक्रता केंद्र है, ध्रुव है, मुख्य अक्ष है, दर्पण का द्वारक है, वक्रता त्रिज्या है, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे कि सब होता क्या है। चित्र में देखिए, यह एक गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण है, ऐसे राउंड में ऐसे कर लिए हैं, इसे पता चले कि यह एक गोला का भाग है। तो यहाँ से यहाँ तक गोलीय दर्पण है। ये भी गोलीय दर्पण है और ये गोला का भाग बना लिए है अच्छे से समझने के उद्देश्य से। ये गोलीय दर्पण, इसको कहते हैं अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि यह उभरे हुए सतह को रचित करके बनाया गया है, इसलिए अवतल दर्पण हो गया। और ये उत्तल दर्पण है। क्यों? क्योंकि ये भीतरी सतह को रचित करने पर बना हुआ है। भीतरी सतह के रचित करने पर यह उत्तल दर्पण बना है। तो बाहरी सतह से यह प्रकाश का परावर्तन होता है उत्तल दर्पण में, भीतरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है अवतल दर्पण में, जैसा कि हम लोग अच्छे से जानते हैं। आइए समझते हैं वक्रता केंद्र कहते किसको है। सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, केंद्र ये है, इसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र। इसे सी से दर्शाया जाता है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इस गोले का भाग है और इसका केंद्र सी है, वक्रता केंद्र सी हुआ। इसका भी वक्रता केंद्र सी हुआ। अवतल दर्पण में सामने वक्रता केंद्र होता है, उत्तल दर्पण में पीछे वक्रता केंद्र होता है। अगला है ध्रुव अर्थात पोल। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं। तो ये मध्य बिंदु है, ये बीच वाला बिंदु, इसको पी से सूचित करते हैं। ये पोल हो गया, ये ध्रुव हो गया। पी यहाँ लिखिए या यहाँ लिखिए। यहाँ भी देखिए ये पी है, ये गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु हो गया। इसे हम पी से सूचित करते हैं। पी फॉर पोल होता है, इसलिए पी से सूचित करते हैं। अगला है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को प्रधान अक्ष भी बोलते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा है। यहाँ भी देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, या प्रधान अक्ष कहते हैं, या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। दर्पण का द्वारक, आइए समझते हैं। दर्पण की चौड़ाई जो है, ये चौड़ाई जैसे एम डैश हुआ, दर्पण की चौड़ाई। यहाँ भी देखिए दर्पण की चौड़ाई है एम डैश, इसको बोलते हैं दर्पण का द्वारक बोलते हैं। ये दर्पण की चौड़ाई दर्पण का द्वारक कहलाता है। दर्पण का द्वारक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं अपर्चर ऑफ मिरर। अगला है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब वक्रता त्रिज्या क्या है समझते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम आर से सूचित करते हैं। यहाँ भी है गोलीय दर्पण के ध्रुव पी, गोलीय दर्पण के ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी है। पी और सी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। अब हमें पढ़ना है गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी। पहले अवतल दर्पण का मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी के बारे में समझते हैं। ये चित्र में अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, सीपी मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर ये आपतित किरणें हैं जो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती है। इसी बिंदु को मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। इसका परिभाषा होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है
उस बिंदु को दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में देखते हैं। यह एक उत्तल दर्पण है। यह मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर ये आपतित किरणें हैं जो दर्पण से परावर्तन के बाद लग रहा है कि यह मुख्य अक्ष के एक बिंदु एफ से आ रही है, एफ से लौट रही है, ऐसा प्रतीत होता है। तो इसी बिंदु को मुख्य फोकस या फोकस कहेंगे। इसका परिभाषा होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। ये तो हो गया मुख्य फोकस का परिभाषा। अब फोकस दूरी को समझते हैं। फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच की दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। यहां भी देखिए, ध्रुव पी तथा फोकस एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अवतल दर्पण का फोकस दर्पण के सामने बनता है। उत्तल दर्पण का फोकस दर्पण के पीछे बनता है। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक कटान से बनता है, इसलिए फोकस वास्तविक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक कटान से बनता है, लगता है कि यहां से यहां पे कट रहा है, इसलिए उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक चिन्ह से दर्शाया जाता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक चिन्ह से दर्शाया जाता है। यहां देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणों को अवतल दर्पण ने क्या किया है कि परावर्तित करके एक बिंदु पर मिला दिया है, यानी अभिसरित कर दिया है। अभिसरित करने के इसी गुण के वजह से अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों? यहां देखिए, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणों को उत्तल दर्पण क्या करता है? छितरा देता है। यहां से देखिए, यहां से ऐसे छितराता हुआ प्रतीत हो रहा है, अपसारित कर देता है। ये देखिए, अपसरित हो रहा है, छितरा दिया माने अपसरित कर दिया, फैला दिया। इसके इसी गुण के वजह से इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण एक बिंदु पर अभिसरित करता है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण अपसरित करता है माने फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं।